तो अभी हम लोग जिस टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है केसीएल, केवीएल एंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। तो ये सारी चीजें हैं क्या, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। केसीएल क्या है? केसीएल का फुल फॉर्म है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, ये कहता क्या है? बड़ा आसान सी बात कहता है ये कि मान लीजिए कि आपका एक कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स है। मान लीजिए इस तरह का कुछ वायर्स है, इस तरह का वायर्स है, एक किसी सर्किट का हिस्सा होगा ये। मान लीजिए कि ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये जंक्शन को आप जे बोल दीजिए, ये सी है। मान लीजिए एजे सेगमेंट जो है ना, ये जो एजे ब्रांच है सर्किट का, उसके थ्रू करंट I1 IA आ रहा है, ऐसे मान लीजिए IA, और इस रेजिस्टेंस को बोल दीजिए RA, इस रेजिस्टेंस को बोल दीजिए RB, इस रेजिस्टेंस को बोल दीजिए RC। मेरा कहना है कि मान लीजिए किसी सर्किट का ये एक हिस्सा है, ये सेगमेंट, और इस वाले ब्रांच से, इस वाले रेजिस्टेंस से करंट IA फ्लो कर रहा है। सिमिलरली इस वाले ब्रांच से करंट IB फ्लो कर रहा है, इस तरह से दिया हुआ है मान लीजिए। तो इस जंक्शन पे टोटल करंट आ कितना रहा है? टोटल करंट आने का मतलब होता है टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम कितना आ रहा है। तो IA प्लस IB, तो टोटल करंट रीचिंग और अराइविंग एट जंक्शन J इज इक्वल टू क्या कहेंगे, IA प्लस IB इस गिवन सिचुएशन में। ऐसे समझिए जैसे पाइप में पानी नहीं फ्लो करता, तो दोनों पाइप से AJ और BJ पाइप से पानी फ्लो कर रहा है यानी चार्ज के रूप में। तो टोटल कितना चार्ज पर यूनिट टाइम जंक्शन पे आ रहा है, IA प्लस IB। ऐसे समझिए पानी के फ्लो से कंपेयर कीजिए। अगर सिचुएशन स्टेडी स्टेट का है, स्टेडी स्टेट मतलब कि इस जंक्शन पे जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज अगर जा रहा है, उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। उसी को कुछ लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि सिचुएशन स्टेडी स्टेट का तब माना जाएगा जब किसी जंक्शन पे चार्ज का कोई एक्यूमुलेशन ना हो। ठीक है, तो कहने का सेंस है कि इफ द सिचुएशन इज दैट ऑफ ए स्टेडी स्टेट, अगर स्टेडी स्टेट सिचुएशन है, देन कहने का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट, स्टेडी स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट कि जंक्शन जे पे कोई एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होना चाहिए। इस बात का चर्चा पहले भी कह दिए। देन इट मीन्स दैट देयर शुड बी नो accumulation of charge at any point, जंक्शन जे तो छोड़िए, किसी भी पॉइंट पे, at any point within the circuit, जो सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जो नेटवर्क है वायर्स का, अगर वहां पे करंट फ्लो कर रहा है और सिचुएशन कोई बोल रहा है कि स्टेडी स्टेट का सिचुएशन है, तो उसका निचोड़ क्या मानना चाहिए, उसका मीनिंग क्या लेना चाहिए कि सर्किट के किसी भी पॉइंट पे चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस लॉजिक का अगर इस्तेमाल करें, और अगर एग्जामिनर बोला है कि स्टेडी स्टेट सिचुएशन है, कभी कभी नहीं देता है तो एज्यूम करना पड़ता है कि स्टेडी स्टेट सिचुएशन ही बोला है, तो तब आप बताइए कि इस जंक्शन पे पर यूनिट टाइम कितना चार्ज अराइव कर रहा है, IA प्लस IB, और स्टेडी स्टेट सिचुएशन में फिर इस जंक्शन से कितना करंट जाना चाहिए। तो जितना करंट आ रहा है, जितना चार्ज पर यूनिट टाइम आ रहा है जंक्शन पे, उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम चले जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जंक्शन जे पे कोई एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ना हो।
तो क्या कहना चाहिए, जो थर्ड सेगमेंट है अगर उसमें करंट IC फ्लो कर रहा है तो दिस IC मस्ट बी इक्वल टू IA प्लस IB। ये कब का कहानी है, अंडर स्टेडी स्टेट, अंडर स्टेडी स्टेट ये सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में कही ना, जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाना चाहिए। ठीक है, इसी को कुछ लोग फैंसी वर्ड्स में ऐसे भी बोलते हैं कि अगर जंक्शन पे मान लीजिए ये जंक्शन है, ये जंक्शन है और यहां से ये थर्ड सेगमेंट निकला है, ये A है, ये B है, RB है, ये RC है, ये RA है। मान लीजिए आपने ये कंडीशन लिखा, अगर मैं ये कहूं कि जंक्शन पे आने वाले करंट्स को जो आ रहा है उसको अगर मैं निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करूं और जाने वाले करंट को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करूं तो नेट करंट एग्जिटिंग फ्रॉम जंक्शन J, टोटल करंट, नेट करंट जो जंक्शन J से एग्जिट कर रहा है वो कितना होगा, तो जो एग्जिट कर रहा है वो IC है, तो उसको हम क्या करेंगे, अभी आप बोले थे ना कि जो करंट जंक्शन J से बाहर की ओर जाएगा, मतलब जंक्शन J से दूर जाने का कोशिश कर रहा है, अगर हम वो पॉजिटिव लेते हैं तो फिर तो IC करंट का साइन पॉजिटिव ले लेंगे, तो जंक्शन J से दूर जाने वाला करंट को पॉजिटिव लिए IC, और जो आ रहा है जंक्शन J की तरफ उसको हम निगेटिव में लिखेंगे, तो कितना करंट आ रहा है, इतना करंट आ रहा है, तो साइन क्या देंगे, माइनस। तो नेट करंट जो जंक्शन J से एग्जिट कर रहा है वो कैसे लिख सकते हैं, IC माइनस आने वाला करंट ये, लेकिन यहां से हमको साफ दिख रहा है कि IC माइनस दिस क्या निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, 0। अंडर स्टेडी स्टेट IC का वैल्यू मैग्नीट्यूड बाई IA प्लस IB के था, इसका मतलब नेट करंट जो जंक्शन J से एग्जिट करेगा, नेट चार्ज पर यूनिट टाइम जो जंक्शन J से एग्जिट करेगा वो क्या निकल के आया, 0। इस तरह से भी आप किरचॉफ्स करंट लॉ को व्याख्या दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बात और ये बात सेम ही ना है भाई, IC माइनस IA प्लस IB 0 हो रहा है, वही चीज यहाँ पे फैंसी वर्ड्स में आप तरह तरह से सेम ही बात को कह रहे हैं। जंक्शन पे आने वाले करंट्स को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट किए और जाने वाले करंट को प्लस साइन से, और उसके बाद देखिए कि नेट करंट जा कितना रहा है, तो नेट करंट इतना जा रहा है लेकिन वो वैल्यू बाय 0 है, कब, अंडर स्टेडी स्टेट। ठीक है ना, तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो है, या तो ऐसे बोलिए कि नेट करंट एग्जिटिंग फ्रॉम एनी जंक्शन इज 0, या फिर उसको ऐसे बोलिए कि जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आना चाहिए, जैसे बोलना है। ये है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, इसीलिए कभी कभी किरचॉफ्स करंट लॉ को कुछ लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ का इस्तेमाल करके हम जंक्शन के सिचुएशन का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि जंक्शन पे हो क्या रहा है, जहां पे बहुत सारे वायर्स मीट किए हैं, मिले हैं, वहां पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है, एक एग्जांपल भी डील कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जहां पे KCL का इस्तेमाल होगा।
मान लीजिए टर्मिनल ए जो है इसका वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको बोल देते हैं 1 ओम। ये टर्मिनल बी जो है इसको मान लीजिए 5 वोल्ट, और ये टर्मिनल सी जो है इसको मान लीजिए 4 वोल्ट। ठीक है, टर्मिनल सी 4 वोल्ट पे है, मतलब टर्मिनल सी का वोल्टेज 4 वोल्ट है, टर्मिनल ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, टर्मिनल बी का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसका मान लेते हैं 3 ओम रेजिस्टेंस है, और इसका मान लेते हैं 4 ओम रेजिस्टेंस है। इस तरह से सारे रेजिस्टर्स का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि ये जो जंक्शन है इसका वोल्टेज क्या होगा, ये किस पोटेंशियल पे होगा, जंक्शन किस पोटेंशियल पे होगा। तो यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल बड़ा काम का है। ठीक है, कैसे काम का है, लेटर से कि जंक्शन का पोटेंशियल x है। ठीक है, तो x है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ध्यान दीजिएगा। हम ये बोल सकते हैं ना कि जंक्शन पे नेट करंट कितना आना चाहिए, नेट करंट आना कितना चाहिए, नेट करंट एग्जिट कितना करना चाहिए, 0, क्योंकि जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो नेट करंट एग्जिट कितना करना चाहिए, 0। या फिर उल्टा ही बोल सकते हैं, नेट करंट आना कितना चाहिए, 0, क्योंकि जितना आएगा उतना जाएगा, तो नेट करंट कुछ नहीं आया, ये बोल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, हम जानबूझ के मान लेते हैं कि इस वाले सेगमेंट से करंट ऐसे है, इस वाले सेगमेंट से, अगर गलत मानेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। हम मान लेते हैं कि करंट इस वाले सेगमेंट से ऐसे है, इस वाले सेगमेंट से ऐसे, और इस वाले सेगमेंट में ऐसे है। तो आपको बोलना होगा ना कि ये जो IA है और ये जो IB है, ये दोनों का सम IC के बराबर होना चाहिए। अभी आप सीखे हैं, तो IA होगा कितना, इस सेगमेंट में करंट कितना होगा। तो आप तो पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू करंट I इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IR। तो कितना है, आप इस तरह से करंट को माने फ्लो करते हुए, मतलब हायर 10 वोल्ट होगा, लोअर x होगा, तब ना हायर से लोअर की तरफ ना रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो करता है। तो क्या करेंगे, हायर 10 घटे लोअर x, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू करंट IA इंटू रेजिस्टेंस 1। ठीक है, तो यहां से आप सीधे सीधे बोले ना, करंट IA का वैल्यू कितना आया, 10 माइनस x डिवाइडेड बाई 1, दैट इज दिस रेजिस्टेंस। सिमिलरली IB कितना होगा, सिमिलरली तो आप बोले ना कि IB का डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब हायर ये है पोटेंशियल और लोअर ये है, तो IB होगा 5 वोल्ट घटे x बाई 3। सिमिलरली IC क्या होगा, IC, तो यहां पे आप बोले हैं कि जंक्शन J से C की तरफ करंट जा रहा है, तो हायर ये होगा और लोअर ये होगा, मतलब x घटे 4 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया IC का मैग्नीट्यूड। लेकिन आप तो जंक्शन रूल से जानते हैं ना कि जितना करंट आना चाहिए उतना ही करंट जाना चाहिए, यानी IA प्लस IB मस्ट बी इक्वल टू IC। दिस इंप्लाइज दैट 10 घटे x बाई 1 प्लस 5 घटे x बाई 3 मस्ट बी इक्वल टू x घटे 4 बाई 4। ये होना चाहिए। इसके बाद तो सिंपल सॉल्व करना है, मुझे ये बताने का जरूरत नहीं है कि सॉल्व कैसे करना है। तो यहां से x का वैल्यू पता चल जाएगा ना, x नोन हो गया कि नहीं, x क्या था, जंक्शन J का पोटेंशियल। अच्छा, जैसे ही x पता चला तो आपको सारे ब्रांच का करंट भी पता चल जाएगा। ठीक है, सारे ब्रांच का, मतलब इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का। कैसे, x पता जैसे ही चला तो उस x का वैल्यू यहां रख दीजिए तो IA पता चल जाएगा, x का वैल्यू यहां रख दीजिए तो IB पता चल जाएगा, x का वैल्यू यहां रख दीजिए तो IC पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए कि वैल्यू रख दिए x का और कोई एक वाल करंट
कोई भी करंट का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया, मतलब समझ जाइए कि आप जो एजम्पशन लिए थे ना डायरेक्शन का, वो आपसे गलती एजम्पशन हो गया था। मान लीजिए कि आईसी का वैल्यू -1 आ गया गलती से, तो यानी कि आप जो एजम्पशन लिए थे ना आईसी का डायरेक्शन का, वो आप गलत लिए थे, आईसी एक्चुअल में ऐसे होगा। तो जब कभी आपका जो एज्यूम्ड डायरेक्शन है, आप मान लीजिए कि एक एज्यूम्ड डायरेक्शन में हम सारे करंट्स को अपने हिसाब से मान लेते हैं कि इधर जा रहा है करंट, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, हम अपने हिसाब से करंट का डायरेक्शन एज्यूम कर लिए, फिर पूरा सॉल्व कर लिए, फिर वैल्यू निकाल लिए जंक्शन के पोटेंशियल का। बाद में पता चला कि अरे एक करंट जो है, मान लीजिए अगर पता चला, नहीं पता चला तब तो आप हर ब्रांच का करंट गलती से सही डायरेक्शन में एज्यूम किए हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर फाइनली पता चला कि IA का वैल्यू निगेटिव आ गया इस एक्सप्रेशन में रखने पे, इसका मतलब है कि करंट IA का डायरेक्शन इधर नहीं है, इधर है। तो किसी भी करंट का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए सॉल्व करने के बाद, तो समझ जाइए कि आप उस करंट का डायरेक्शन गलत मान लिए थे। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। ये था आपका KCL। अब अगला टॉपिक देखते हैं KVL। KVL है क्या? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये क्या कहता है, ध्यान दीजिए। सारा टॉपिक आसान है, आप पहले से भी बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम बस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि मान लीजिए एक सर्किट है, एक नेटवर्क ऑफ वायर्स है, इस तरह से कुछ दिया है। कुछ भी एक जनरल इस तरह से सर्किट दिया हुआ है। ये बैटरी रहा, बैटरी का EMF E हो गया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हो गया, इस रेजिस्टेंस को कैपिटल R1 बोलिए, इसको R2 बोलिए, इसको R3 बोलिए, इसको R4 बोलिए, इसको R5 बोलिए। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि डिफरेंट ब्रांचेज में, जैसे इसमें, 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 इसमें करंट्स क्या क्या होगा, ये आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें करंट है I, R1 वाले में I1, R2 वाले में I2, ठीक है, R3 वाले में I3, R4 वाले में I4 और R5 वाले में I5। सारे करंट्स का हम ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिए। और एग्जामिनर पूछ ले I का वैल्यू बताइए, I1 का वैल्यू बताइए, I2 का वैल्यू बताइए, सारे करंट्स का वैल्यू बताइए, इस तरह से कुछ कुछ अननोन्स निकालने को कह देगा। तो देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता क्या है, ये सिंपल हम लोग क्या बोले थे, याद है एक बार कि राउंड ट्रिप में अगर जहां से चले और वहीं पे हम एक चक्कर घूम के वापस आ जाए, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप इन दैट राउंड ट्रिप क्या आना चाहिए, 0। जहां से हम चले हैं, मान लीजिए कि इस पॉइंट से चले और यहां से ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए यहीं पहुंच गए, चले राउंड ट्रिप में यहीं पहुंच गए। तो इस पूरे राउंड ट्रिप में नेट वोल्टेज ड्रॉप विद इन द सर्किट क्या होना चाहिए, 0। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कंजर्वेटिव है, यहां से चलें और ऐसे करके नेट वोल्टेज ड्रॉप मेजर करते हुए वहीं पे पहुंच गए, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप इन अ राउंड ट्रिप 0 होना चाहिए। यही चीज वास्तव में एक्चुअल में क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि एक राउंड ट्रिप में नेट वोल्टेज ड्रॉप 0 होना चाहिए। तो चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल क्या करेंगे, देखिए हम A से चलते हैं, तो A से B की तरफ जाइएगा तो वोल्टेज कितना से ड्रॉप होगा, -I2R। करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अंदर आप मूव कीजिएगा तो वोल्टेज गिरता है, ड्रॉप होता है, कितने से, I2R से।
फिर हम मान लीजिए इस राउंड ट्रिप में आ रहे हैं, कौन सा राउंड ट्रिप में, ए बी सी, ए टू बी पहुंच गए, बी टू सी आएंगे तो कितने से वोल्टेज ड्रॉप होगा, -I5 इंटू, अच्छा ये था R2, -I5 इंटू R5, यहां तक पहुंच गए। अब यहां से यहां आइए, ध्यान दीजिए करंट है इस डायरेक्शन में सी की तरफ और आप सी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, तो जब आप सी से ए की तरफ जाइएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ड्रॉप नहीं होगा, बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि करंट के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं। कितने से बढ़ेगा, तो I1 इंटू R1, तो यहां पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप इन अ राउंड ट्रिप क्या होना चाहिए, 0। ये जो आप इक्वेशन लिखे हैं, इस तरह के इक्वेशन को ही कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, कि एक राउंड ट्रिप में एक सर्किट में मूव करने पे नेट वोल्टेज ड्रॉप 0 आएगा, दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो तब तो एक लूप यहां मिला, ये तो साफ दिख रहा है कि एक लूप घूमने के लिए आपको यहां मिला, सिमिलरली एक लूप तो और मिलेगा घूमने के लिए, यहां मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि नहीं, ऐसे घूमिए तो मान लीजिए हम बी से चलते हैं, बी से डी पे आते हैं, डी से सी पे और सी से बी पे, घूमिए तो बी से डी पे आइए तो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना, -I3R3, बी से डी, डी से सी पे जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा कितना से, +I4R4, फिर डी से सी पे जाइए, डी से सी पे तो आप पहुंच गए, सी से बी पे जाइए तो फिर वोल्टेज बढ़ेगा कितने से, I5R5 से, और जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए हैं तो इक्वल टू क्या होगा, 0। ये दूसरा इक्वेशन मिला। ध्यान दीजिएगा, दो लूप दिखा, दोनों लूप के लिए हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा लिए। गलती से भी कोई बच्चा ये ना कहते हैं कि सर एक लूप ये बन गया है, ये देखिए यही दो लूप मिल के ना ये तीसरा लूप बना है। जब कभी कोई दो लूप मिलके तीसरा लूप बनता है तो कोई नया इक्वेशन आपको नहीं मिलेगा। तो कोई बच्चा अगर फिर यहां से चल के इस तरह से अगर मूव करेगा ऐसे ऐसे तो कोई नया इक्वेशन नहीं मिलेगा। एक्चुअल में जो अभी आप दो इक्वेशन लिखे हैं उसी का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा इस ट्रिप में, फ्रॉम ए टू बी टू डी टू सी टू ए। कोई नया इक्वेशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, थोड़ा गौर कीजिए, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए तो -I5R5 प्लस I5R5 कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा तो बचेगा क्या, -I2R2 आफ्टर एडिंग बोथ दीज इक्वेशंस प्लस I1R1 -I3R3 प्लस I4R4 बराबर 0। आफ्टर एडिंग बोथ दीज इक्वेशंस आपको ये मिला। ध्यान दीजिए क्या है, यहां से चलिए बाहरी चलिए इस राउंड ट्रिप में तो कितना होगा, -I2R2 -I3R3 प्लस I4R4 प्लस I1R1 इक्वल टू 0। तो ये कोई नया इक्वेशन तो नहीं हुआ, ये इक्वेशन तो इस दोनों का रिजल्टेंट आउट, इस दोनों को सम करके ये मिल गया। तो इसीलिए आपको कोई तीसरा नया इक्वेशन इसमें घूमने से नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। दो लूप का इक्वेशन मिल गया, तीसरा इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहां से मिलेगा, ये वाला आप लूप छोड़े हुए हैं, इसको पकड़िए और इसको किसी भी एक लूप से घूम जाइए, इसको लेते हुए कोई भी एक लूप पकड़ लीजिए, जैसे ये कर लीजिए। तो यहां से मान लीजिए हम यहां गए तो कितने से पोटेंशियल बढ़ा, ई से। मान लीजिए ए टू सी गए तो कितने से घटा, I1R1 से। यहां से आ गया तो कितने से घटा, I4R4 से। यहां से यहां आएंगे, देखिए करंट कितना है, I है ना, I है ना, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कितने से घटेगा, -I इंटू स्मॉल r। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए हैं, नेट वोल्टेज ड्रॉप 0। तो तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशन आया है यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तीन, 1, 2
और इसको लेते हुए एक 3। ठीक है, इतना इक्वेशन आप डेवलप कर सकते थे। कौन सा लॉजिक यूज करके? राउंड ट्रिप में मूव करने पे वोल्टेज में नेट ड्रॉप 0 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, किरचॉफ्स करंट लॉ भी तो कुछ मदद कर रहा है। देखिए, करंट I आ रहा है इस जंक्शन पे I, और I2 और I1 जा रहा है, तो आपको एक और इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा? करंट I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ये एक इंफॉर्मेशन मिला यहाँ पे जंक्शन पे। अब इस जंक्शन पे थोड़ा आइए, जंक्शन पे आ रहा है करंट I2 और जा रहा है I3 और I5, यानी जितना आ रहा है उतना ही जाना चाहिए। तो एक इंफॉर्मेशन ये है जंक्शन रूल से। ठीक है, सिमिलरली इस जंक्शन पे ध्यान दीजिए, जंक्शन C पे, जंक्शन C पे ध्यान दीजिए कि क्या होगा, आ कितना रहा है I1 और I5, और जा कितना रहा है I4, यानी जितना जा रहा है उतना ही आना चाहिए, I1 प्लस I5। ये सब इक्वेशन कहां से आ रहा है? जंक्शन रूल से, किरचॉफ्स करंट लॉ से। अच्छा, फिर इस डी जंक्शन पे आइए, कितना करंट आ रहा है I3 और I4, अब मिल के कौन सा करंट होना चाहिए? कौन सा करंट होना चाहिए? I। तो इसका मतलब है कि दिस I, इसमें जो I माने हैं ना, इसमें इस ब्रांच में I करंट, तो ये I कितना के बराबर होना चाहिए? I3 और I4 के मिलन से जो मिले बनेगा I3 प्लस I4। ये जो इक्वेशंस मिला है ये किरचॉफ्स जंक्शन रूल से मिला है, जहां जहां जंक्शन है वहां से। पहला और चौथा इक्वेशन को देखिए, इससे क्या पता चला कि I1 प्लस I2 जो है I3 प्लस I4 के बराबर है। मतलब यहाँ I1 प्लस I2 जो है I3 प्लस I4 के बराबर है, होना भी चाहिए। जितना करंट गया है उतना ही करंट यहाँ से आना चाहिए भाई, जितना करंट गया है उतना ही करंट इधर से आना चाहिए। स्टेडी स्टेट याद आया, जितना गया है उतना ही इधर से आना चाहिए। तो ये हुआ जंक्शन रूल अथवा किरचॉफ्स करंट लॉ से जो जो इक्वेशंस या रिलेशंस मिल सकता था, और ये रिलेशन किससे मिला है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। ये देखने में बड़ा लंबा लग रहा है, जब सॉल्व कीजिएगा तो छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा वैल्यूज दिया रहेगा एग्जाम में, तो बहुत छोटा छोटा रिलेशन बनेगा और आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो किसी भी जनरल सर्किट को सॉल्व करने का तरीका देता है कौन? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। सॉल्व करने का तरीका देता है। क्या चीज सॉल्व करने का तरीका देता है? भैया करंट निकालने में मदद करता है। करंट निकल जाएगा तो बहुत सारा चीज निकाल सकते हैं, जैसे R2 रेजिस्टेंस में कितना हीट पर यूनिट टाइम लिबरेट हुआ, तो I2 का स्क्वायर इंटू R2, तो I2 निकाल लीजिएगा तब ना पावर डिसिपेटेड निकालिएगा। तो ये एक जनरल एनालिसिस हुआ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट की तरफ। ठीक है, तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट क्या कहता है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड तैयार करते हैं कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, किस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करना चाह रहे हैं, थेवेनिन ने क्या कहा था ऐसा। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और लेट अस से कि इस तरह से मान लीजिए ये R1 है, ये R2 रेजिस्टेंस है, इस तरह से एक सर्किट दिया हुआ है।
ये तो हालांकि बहुत आसान सर्किट दिए हैं, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझाना चाह रहे हैं कि थेवेनिन इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ये होता क्या है। तो मान लीजिए एक बैटरी है, उसका ईएमएफ ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और बाहर ये रेजिस्टेंसेस कैपिटल R1 कैपिटल R2 है, और मेरा सारा फोकस है कि हम R2 के थ्रू कितना करंट जा रहा है, R2 में कितना हीट लिबरेट हो रहा है, R2 का क्या वैल्यू रख दें कि मैक्सिमम पावर लिबरेट हो R2 के थ्रू। ये सारा चीज मुझे जानने का मन है, मतलब मेरा सारा फोकस है कि R2 के साथ क्या हो रहा है, तो मतलब बाकी सर्किट से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो जब ऐसा सिचुएशन रहता है तो क्यों ना हम एक दिमाग में एक आइडिया सोचे कि क्यों ना R2 के बदले जितना सर्किट में एलिमेंट्स है उसके बदले क्या ऐसा सिचुएशन किया जा सकता है कि एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है, R डैश और E डैश, बैटरी का ईएमएफ E डैश और रेजिस्टेंस R डैश, ऐसा कॉम्बिनेशन हम सीधे किसके क्रॉस लगा दें, R2 के क्रॉस। क्या ऐसा लगाया जा सकता है, ऐसा कॉम्बिनेशन डेवलप किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कितना काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा सारा एनालिसिस तो R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस करना था। तो क्यों ना हम जो R2 के अलावा जो बाकी सर्किट है उसको एक सिंगल ईएमएफ वाला सेल और एक सिंगल रेजिस्टेंस वाला ये रजिस्टर लगा दें किसके क्रॉस, कैपिटल R2 के क्रॉस। क्या ऐसा अगर कर दें तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा, है कि नहीं? तो मेरा लॉजिक ये है कि थेवेनिन का कहना है, थेवेनिन ये आपके एक्चुअल में जेई के सिलेबस के अंदर नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रूफ है, जो एकदम बेसिक से प्रूफ है, ये आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हम चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर कोई तो हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दिया हुआ है और मेरा सारा ध्यान इस R2 रजिस्टर पे है, मुझे सारा एनालिसिस इस R2 रजिस्टर के लिए करना है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो थेवेनिन का कहना है कि इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस दिस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट विथ अ सिंगल सेल and a single resistor of certain value across the given resistor R2। इस तरह से आप इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा थेवेनिन का कहना है। और आपको बस ये इस E डैश का वैल्यू निकालना है और ये R डैश का वैल्यू निकालना है, और जैसे ही निकल गया तो ये कैपिटल R2 रजिस्टर के थ्रू करंट निकल जाएगा। नॉट ओनली करंट, इसके थ्रू पावर डिसिपेटेड भी निकल जाएगा। मतलब जो जो चीज आपको चाहिए R2 रजिस्टर के क्रॉस वो सब आप निकाल सकते हैं और काम भी आसान हो गया। तो थेवेनिन का जो ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू रिप्लेस अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट विथ अ सिंगल बैटरी एंड अ सिंगल रजिस्टर अक्रॉस अ गिवन एलिमेंट, ये चीज बड़ा काम का चीज है तब तो थेवेनिन का दिया हुआ। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये E डैश जो लिखे हैं उसका वैल्यू लिखे कैसे, निकाले कैसे, और वो जो R डैश जो लिखे हैं इसका वैल्यू क्या होगा। भाई ये दोनों निकालेंगे, इस दोनों का वैल्यू निकालेंगे तब ना हम इस कैपिटल R2 रजिस्टर के थ्रू करंट निकाल पाएंगे और पावर डिसिपेटेड निकाल पाएंगे। क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड आउट दिस E डैश एंड R डैश, ठीक है। तो उस मेथड को थेवेनिन ने दिया है, उस मेथड को हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए तो ध्यान दीजिएगा,
steps to find Thevenin equivalent of a complicated circuit. तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सर्किट दिया क्या था, ओरिजिनल सर्किट क्या था, ओरिजिनल सर्किट ये था, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये स्मॉल r है, EMF ऑफ द सेल कैपिटल E है। अच्छा, मेरी इच्छा क्या है कि मैं इस कैपिटल R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूं, ना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। ठीक है, तो कैसे करूं? तो देखिए, स्टेप 1, जिस एलिमेंट के अक्रॉस यानी R2 एलिमेंट के क्रॉस आपको सिंगल बैटरी लगाना है और सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है, जिस एलिमेंट के अक्रॉस सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है, उसके रेस्पेक्ट में हम कुछ कुछ बातें कहने जा रहे हैं। तो पहली बात कि क्या कीजिए कि ये जो R' है ना, टू फाइंड R', स्टेप्स टू फाइंड R'। ठीक है, इस R' को निकालने का पहले तरीका बताते हैं, हाउ टू फाइंड R'। सिंपल, जितने सर्किट में सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, तो यहां पे एक ही है, उस सेल को क्या कीजिए, सॉर्ट करिए। सॉर्ट द सेल्स विद द सर्किट। कौन सा सर्किट? ओरिजिनल सर्किट। ओरिजिनल सर्किट या गिवन सर्किट, जो भी गिवन सर्किट है वहां पे जितने भी बैटरी हैं उसको सॉर्ट कर दीजिए। पहला स्टेप, ये पहला स्टेप किस चीज के लिए है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सिंगल R' जो आप यहां पे लिखना चाहते हैं, सिंगल R' जो आप यहां पे इस R2 के अक्रॉस रखना चाह रहे हैं। उसके लिए ये R' का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? सॉर्ट द सेल्स विद इन द ओरिजिनल सर्किट। तो यहाँ पे ये रहा सेल, ये इसको क्या कर देंगे? सॉर्ट कर दिए। सॉर्ट मतलब ये सिंपल, सॉर्टिंग का मतलब ये हो गया कि सिंपल उस सेल को हटा के एक कंडक्टिंग वायर से यहाँ पे जोड़ दीजिए, बैटरी के बदले कंडक्टिंग वायर जोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि जिस टर्मिनल यानी टर्मिनल ए और बी बोलिए, जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको R' लगाना है, उस टर्मिनल को पहले इस तरह से रीडिफाइन कीजिए। जो R2 था ना, जहां पे एक्चुअल में R2 था वहां पे मान लीजिए कि वहां भी कुछ नहीं है, और R2 के दोनों टर्मिनल्स का नाम कुछ दे दीजिए, A और B। तो ये जो A और B टर्मिनल है ना, इसके अक्रॉस जो ये रिमेनिंग सर्किट है ना, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। मतलब पहला स्टेप ये हो गया, हाउ टू फाइंड R' का। दूसरा क्या करना है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
ऑफ द फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रिजल्टिंग सर्किट या न्यू सर्किट, ठीक है, अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। ये जो ए बी टर्मिनल है इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस न्यू सर्किट का, ठीक है। और ये टर्मिनल ए बी क्या है? ये टर्मिनल ए बी वही है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। ए बी टर्मिनल वो है अक्रॉस which the resistor R2 was connected। ये ए बी टर्मिनल वो टर्मिनल था जिसके अक्रॉस रेजिस्टर R2 was connected, ठीक है, ये याद रखिएगा। और रेजिस्टर R2 क्या है? मेरे इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस हमको सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टर लगाना है। तो ये काम करके अब बताइए, सीधा सीधा दिख रहा है कि टर्मिनल ए और बी के क्रॉस साफ साफ देखिए, ये स्मॉल आर और कैपिटल R1 ये दोनों पैरेलल में हैं कि नहीं है? तो इसका मतलब इस ए बी टर्मिनल के क्रॉस ये दोनों पैरेलल में हैं। तो फिर तो लॉजिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? देन इन दिस फिगर आर इक्विवेलेंट अक्रॉस, किसके क्रॉस? ए बी टर्मिनल के क्रॉस आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए? आर इंटू R1 बाई आर प्लस R1। याद रखिएगा, यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी टर्मिनल जो निकल के आया है ना, वही R डैश का वैल्यू होगा। यही R इक्विवेलेंट जो निकल के आया वही R डैश का वैल्यू होगा। मतलब R डैश बराबर क्या हुआ? स्मॉल r इंटू कैपिटल R1 बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R1। दिस इज द वैल्यू ऑफ R डैश। इस R डैश को एक नाम भी देते हैं R थेवेनिन, जिसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं RTH, TH फॉर थेवेनिन। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ R डैश, ये जो R डैश है ना इसका वैल्यू क्या होगा? ये जो R डैश है इसका वैल्यू ये होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? R थेवेनिन। यानी जिस R डैश को आप खोज रहे थे वो मिल गया। अब आपको क्या खोजना है? ये E डैश। इस पे अब अटैक करते हैं, ठीक है। ये मिल गया। अब क्या नहीं पता है अभी तक? E डैश। अगर हमको E डैश भी मिल गया, R डैश तो मिल गया, तब तो R2 के क्रॉस हम क्या क्या निकाल सकते हैं? कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, सब। तो हाउ टू फाइंड R डैश का टेक्निक क्या समझे? फर्स्ट सॉर्ट ऑल द सेल्स विद इन द ओरिजिनल सर्किट, देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। और वो टर्मिनल ए बी कैसे ढूंढेंगे? तो जिस रजिस्टर के क्रॉस सारा एनालिसिस करना है, जैसे यहाँ R2 के क्रॉस करना था, तो उसी रजिस्टर के अक्रॉस जो एंड पॉइंट्स है उसी को बोलेंगे टर्मिनल ए बी। इस टर्मिनल ए बी के क्रॉस क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। किसका? बचे हुए सर्किट का, ठीक है, जिसमें R2 नहीं दिखाएंगे, R2 को भी हटा के रखेंगे। और जो R इक्विवेलेंट आया है ना क्रॉस ए बी, उसी R इक्विवेलेंट को एक्चुअल में हम ये R डैश बोलेंगे, जो कि मेरा R थेवेनिन है। सिंबॉलिकली यही R थेवेनिन है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E डैश। जो ये सिंगल सेल जो आप यहाँ पे रखे हैं उसका EMF कितना होना चाहिए? ये दूसरा स्टेप क्या करना है? उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना क्या है ये देखिए। उसके लिए करना ये है कि बैक टू ओरिजिनल सर्किट जाइए। बैक टू ओरिजिनल सर्किट जाइए। R2
R1 RE। हमको निकालना क्या है, ये E डैश का वैल्यू, जिसको हम लोग आगे चल के इसी E डैश को E थेवेनिन भी बोलेंगे। ये थेवेनिन के द्वारा दिया गया जो टेक्निक है उसके माध्यम से निकाला गया E डैश का वैल्यू, एक सिंगल सेल के ईएमएफ का वैल्यू जो मेरे काम का है यहाँ पे, इसको E थेवेनिन बोलेंगे। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E थेवेनिन और E डैश? स्टेप 1, शॉर्ट the resistance or the terminal across which we have to analyze the circuit। शॉर्ट में बोला जाए तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ई डैश। और ये ई डैश क्या है? सेल का ईएमएफ है। किस सेल का? जिस सेल को हम R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाना चाहते थे उस सेल का ईएमएफ है। तो हम कैसे निकाले इस ई डैश को? तो पहला स्टेप क्या था कि जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको सर्किट का पूरा, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है, उसी रेजिस्टेंस को आप सबसे पहले क्या कर दीजिए? शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट कर दीजिए मतलब वहां पे कंडक्टिंग वायर रख दीजिए। रेजिस्टेंस R2 को हटा के कंडक्टिंग वायर लगा दीजिए, तो शॉर्ट हो गया। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या करना है ई डैश फाइंड करने के लिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ the current through shorted segment। कौन सा शॉर्टेड सेगमेंट? AB। इसके थ्रू करंट निकालिए। और इस करंट को हम लोग क्या नाम दिए हैं? क्या नाम देते हैं? I और सब स्क्रिप्ट में SC। करंट किस कंडीशन में? शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। किसके थ्रू? AB के थ्रू। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द शॉर्टेड सेगमेंट AB, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं I शॉर्ट सर्किट। जैसे ये मिल जाए तो थर्ड स्टेप में क्या कीजिएगा कि वैल्यू ऑफ E डैश इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ द EMF ऑफ दिस अननोन सेल इज नथिंग बट I शॉर्ट सर्किट into R डैश। ये R डैश जिसको आप R थेवेनिन भी कहते थे, ये बोलिए या ये बोलिए, I शॉर्ट सर्किट into R थेवेनिन। ठीक है, तो आपको E डैश का भी वैल्यू मिल गया, अननोन EMF ऑफ द सेल भी अब नोन हो गया और ये अननोन R डैश भी नोन हो गया था। तो आपको ये दोनों चीज पता चल गया, तो इस R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस पूरा एनालिसिस किया जा सकता है। क्या चीज एनालिसिस किया जा सकता है? R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा होगा ये बता सकते हैं, कितना हीट डिसिपेट होगा हो रहा होगा पर यूनिट टाइम ये बता सकते हैं। कैसे? अब तो आराम से करंट बता सकते हैं ना R2 के थ्रू। तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट वाला जो मेथड है हमारे एनालिसिस को, करंट फाइंड करने वाला एनालिसिस, पावर फाइंड करने वाला जो एनालिसिस है, इसको आसान कर रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ना है? आगे ये बढ़ना है कि जिसको आप I शॉर्ट सर्किट बोले हैं इसका वैल्यू भी तो निकालना है। ये बस बोल देने से काम थोड़े चलेगा। ये I शॉर्ट सर्किट जिसको बोले हैं इसका कुछ वैल्यू भी तो होगा, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इस गिवन सिचुएशन में ये वाला सेगमेंट में एकदम जीरो रेजिस्टेंस है और इस वाले सेगमेंट में R1 रेजिस्टेंस है, तो तब तो क्लियर है
कि जब यहाँ बैटरी के थ्रू, बैटरी किसका काम करता है, पंप का काम करता है, तो जब बैटरी चार्ज को पंप करना शुरू करेगा, जब बैटरी जो है चार्ज को पंप करना शुरू करेगा, तो मान लीजिए करंट आई एस्टेब्लिश हो गया है सर्किट में करंट आई एस्टेब्लिश हो गया है, तो जो भी आई होगा क्या इस वाले ब्रांच से जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, तो कॉमन सेंस है, इस वाले रास्ते में एकदम जीरो रेजिस्टेंस है और इस वाले रास्ते में R1 रेजिस्टेंस है, तो सारा का सारा करंट जीरो रेजिस्टेंस वाले रास्ते में चला जाएगा, ठीक है, जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो आई शॉर्ट सर्किट जो होगा, मतलब एक तरह से आप ध्यान दीजिए कि ये R1 का रोल जो है मीनिंगलेस हो गया, मतलब जो भी करंट यहाँ बैटरी पंप करेगा वो एक्चुअल में ये AB सेक्शन के थ्रू होते हुए ऐसे आ जाएगा, ऐसे, मतलब ये R1 का रोल यहाँ पे मीनिंगलेस है। तो कितना करंट आई है, ये आई जो है कितना हो जाएगा, EMF ऑफ द बैटरी E डिवाइडेड बाय R, और तो कोई लूप में रेजिस्टेंस नहीं है, ये तो मीनिंगलेस हो गया था, जो भी करंट है इसके थ्रू ऐसे फ्लो कर रहा है, तो बस E बाई R। यही जो करंट आई है, करंट आई वही ना इस यहां से ये फ्लो कर रहा है, यही करंट आई में फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब यही क्या है, आई शॉर्ट सर्किट है। तो आई शॉर्ट सर्किट भी पता चल गया, और आर थेवेनिन हमको पता था कितना, ये तो तब देयरफॉर ई डैश जो आप ढूंढ रहे थे वो क्या हो जाएगा, देखिए E बाई आर, आई शॉर्ट सर्किट इंटू आर थेवेनिन, आर थेवेनिन क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी कितना होगा, E थेवेनिन बराबर कैपिटल E R1 डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R1, यही हो गया E डैश या E थेवेनिन। यानी कि आप R थेवेनिन भी निकाले हुए हैं, E थेवेनिन भी निकाल लिए। E थेवेनिन किसके टर्म्स में आया है, जो ओरिजिनल सेल ऑफ द बैटरी था उसका EMF के टर्म्स में आया है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये कैसे आप बता दिए कि इस सेगमेंट में ही सारा करंट जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इसको देखने का एक और तरीका है, देखिए कि मान लीजिए आपको नहीं पता है कि ये जो बैटरी जो करंट पंप कर रहा है उसका कितना हिस्सा इस R1 से जाएगा और कितना हिस्सा इस शॉर्टेड वायर के थ्रू जाएगा। तो मान लीजिए कि I करंट का I1 हिस्सा इस R1 से जा रहा है, बाकी कितना I माइनस I1 हिस्सा इस शॉर्टेड सेगमेंट से जा रहा है। तो आप बताइए कि ये दोनों सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है यहाँ इसका नाम दे दीजिए, ये PQ और ये AB, PQ और AB तो पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप R1 के क्रॉस होगा वही वोल्टेज ड्रॉप AB के क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, R1 और AB सेगमेंट पैरेलल में है। तो R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I1 इंटू R1, तो I1 इंटू R1 वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू कितना के बराबर होना चाहिए, जो AB सेगमेंट में वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, लेकिन AB से सेगमेंट में तो कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हुआ है, यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, R जीरो है, तो कुछ भी करंट फ्लो करे, करंट गुने जीरो रेजिस्टेंस, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, जीरो। तो इस लॉजिक से क्या पता चला कि I1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस R1 रजिस्टर के थ्रू करंट जो है नहीं आएगा अगर इसके पैरेलल में एक शॉर्टेड वायर लगा हुआ है, मतलब ये मीनिंगलेस हो गया ये R1, इसीलिए हम अभी मीनिंगलेस दिखाए थे और सारा करंट इससे फ्लो करके दिखा दिए। तो ये एनालिसिस हुआ। अच्छा, तब सब कुछ निकाल लिए। देखिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट का एक और फायदा है कि जब हम आपको ये ओरिजिनल क्वेश्चन दिए थे,
ये हो गया R, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये EMF ऑफ द सेल है। तो एग्जामिनर अगर पूछता है एग्जामिनर कि R2 का वैल्यू क्या रख दिया जाए कि मैक्सिमम पॉसिबल पावर इस R2 के थ्रू हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाए। फिर से मैं कह रहा हूं कि व्हाट शुड बी the value of R2 such that maximum power is transferred to it। कितना वैल्यू रखा जाए इस रजिस्टर का कि मैक्सिमम पावर इस R2 के थ्रू मतलब मैक्सिमम पावर इस R2 को मिले। कहने का सेंस कि मैक्सिमम हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम इस R2 से लिबरेट हो। ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड टू इट, इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम इज liberated through R2। मतलब R2 का वैल्यू क्या रख दें कि मैक्सिमम हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम लिबरेट हो इस R2 के थ्रू। उसी को फैंसी वर्ड्स में कहते हैं कि सच दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ R2 सच दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड टू इट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किया जा सके इसको, किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। फैंसी वर्ड सही है, इसका एक्चुअल मतलब है कि मैक्सिमम हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम इज लिबरेटेड थ्रू R2। ठीक है, तो अभी तो आप निकाले थे ना कि इस R2 के अक्रॉस एक सिंगल EMF वाला बैटरी और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते थे। इसको आप E थेवेनिन, इसको R थेवेनिन बोले थे और यहाँ पे R2 था। तो आप ही बताइए कि R थेवेनिन का वैल्यू क्या लाए थे? ये इंटू कैपिटल R1 बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R1। और याद कीजिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम याद है? क्या था कि ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर इसके बराबर हो जाए तब इस R2 के थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। मतलब इस R2 को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। कहने का सेंस कि अगर इस R थेवेनिन के बराबर इस R2 का रेजिस्टेंस होगा तब मैक्सिमम पॉसिबल हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम लिबरेट होगा इस R2 रेजिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ R2 सच दैट मैक्सिमम पॉसिबल पावर इज ट्रांसफर्ड टू R2 इज इक्वल टू R थेवेनिन। तो ये भी आप आंसर दे सकते हैं कि R2 शुड बी इक्वल टू R थेवेनिन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द पावर transferred to R2। R2 का वैल्यू R थेवेनिन के बराबर होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर R2 को ट्रांसफर किया जा सके बैटरी के द्वारा, और जो ट्रांसफर किया जाएगा पावर वो हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता रहेगा। क्लियर है? तो देख रहे हैं ना, थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है चीजों को आसान करने में। हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना है, तो कितना करंट होगा, करंट थ्रू R2 अगर कोई पूछा होता तो कितना होता, तो सीधे सीधे यहाँ आइए, E थेवेनिन डिवाइडेड बाय R थेवेनिन प्लस R2, E थेवेनिन डिवाइडेड बाय R थेवेनिन प्लस R2। क्यों? केवीएल लगाइए ना इस सर्किट में, तो E थेवेनिन डिवाइडेड बाय R थेवेनिन प्लस R2।
ये हो गया करंट थ्रू रेजिस्टर R2। तो देख रहे हैं आप, करंट बता दिया आसानी से। आप इसके बारे में ये बताएं कि कितना पावर, कितना हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम रिलीज होगा, इससे कितना होगा I स्क्वायर इंटू R2। आप ये भी बता दिए कि R2 का वैल्यू होना क्या चाहिए कि मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम हीट पावर रिलीज हो R2 के थ्रू। तो कितना होना चाहिए, R थेवेनिन के बराबर होना चाहिए कैपिटल R2 का वैल्यू। तो ये सारी बातें आप कितना आसानी से थेवेनिन इक्विवेलेंट वाले टेक्निक से डिस्कस कर दे रहे हैं। यही इस थेवेनिन इक्विवेलेंट का पावर है। ये थेवेनिन वाला जो पोर्शन है, जो आप सीखे हैं, ये उसका फायदा यही है जो अभी आप सीखे। ठीक है, यही एडवांटेज है थेवेनिन इक्विवेलेंट। अब आगे बढ़ते हैं।